आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान और लेकर हाजिर हैं हम इस वक्त कश्मीर एक्सप्रेस। शाम के 7 बजने जा रहे हैं और इस बुलेटिन में हम बात करते हैं अपने जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबर की। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर सियासी पारा चढ़ने लगा है। जराये से मिली जानकारी के मुताबिक पीडीपी ने कांग्रेस के साथ मिलकर रियासत में सरकार बनाने की पहल कर दी है और इसके लिए नई दिल्ली में साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह की सदारत में कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर के लीडरान के साथ सरकार बनाने के मुद्दे पर चर्चा की। कांग्रेस के प्लानिंग ग्रुप की मीटिंग में डॉक्टर मनमोहन सिंह, अंबिका सोनी, कर्णन सिंह, पी चिदंबरम और गुलाम नबी आजाद जैसे लीडर शामिल हुए। और जम्मू कश्मीर में बीजेपी पीडीपी गठबंधन टूटने के बाद अब एक बार फिर से रियासत में हुकूमत साजी की कोशिशें तेज हो गई हैं। ऐसे में अटकलों का बाजार भी गर्म है और इन अटकलों के बीच जम्मू कश्मीर की साबिक वजीर आला और पीडीपी की मुखिया महबूबा मुफ्ती की कांग्रेस सदर राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मिलने की भी खबर है। वहीं इसके अलावा मंगल को कांग्रेस एमएलए की श्रीनगर में मीटिंग भी होने वाली है जिसमें कि सियासी डेवलपमेंट पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि रियासत में सरकार बनाने के लिए 44 एमएलए की जरूरत है। पीडीपी के पास 28 हैं जबकि कांग्रेस के पास 12 हैं। हालांकि इसके बाद भी दोनों पार्टियों को रियासत में सरकार बनाने के लिए 4 एमएलए की जरूरत होगी। तो कांग्रेस की तरफ जाती नजर आ रही है पीडीपी। हालांकि अभी ये शुरुआती बातचीत है जैसा कि हमारे जराये बता रहे हैं और यह भी खबर है कि जल्द ही कांग्रेस की साबिक सदर और मौजूदा सदर सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात कर सकती हैं साबिक वजीर आला जम्मू कश्मीर की महबूबा मुफ्ती। और अगर ये कोशिश होती है तो ऐसे में 44 एमएलए लगते हैं सरकार बनाने के लिए, जिसमें कि 28 एमएलए पीडीपी के पास हैं और कांग्रेस के 12 एमएलए हैं। और दोनों मिलकर अगर सरकार बनाने की कोशिश करती है तो 4 एमएलए की इन्हें भी जरूरत होगी। और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की शर्मिंदगी के लिए साबिक वजीर आला और पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती की पॉलिसीज को वजह करार देते हुए सीनियर पीडीपी लीडर और एमएलए आबिद हुसैन अंसारी ने पार्टी की रहनुमाई पर खास तौर से इल्जाम लगाए हैं, पार्शलिटी के इल्जाम लगाए हैं। श्रीनगर के जडीबर इलाके में एक पब्लिक मीटिंग को खिताब करते हुए आबिद ने दोहराया कि उन्होंने इत्तेहाद को खत्म करने से पहले महबूबा मुफ्ती से कई फैसलों पर सवाल खड़े किए थे। हालांकि उधर महबूबा कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने की सोच रही है तो इधर पीडीपी के कुछ एमएलए बीजेपी की ओर खिसकते नजर आते हैं। इनमें से एक नाम है नूराबाद से पीडीपी के एमएलए एबी मजीद पडेर का। सुनिए उनसे खास बातचीत। अवामी हुकूमत जो होती है ये आम लोगों की हुकूमत होती है। आम लोगों की शिकायत, आम लोगों की बातें, आम लोगों का कामकाज जो होता है वो तो एक डेमोक्रेटिक सेटअप होता है। डेमोक्रेटिक जो पार्टी होती है तो डेमोक्रेटिक सेटअप में हर किसी इंसान की काम, हर किसी इंसान की बात सुनाई जाती है। तो गवर्नर रूल ये तो ऑफिसरों का रोल होता है। इसमें सिर्फ ऑफिसर लोग अपने तरीके से जब मर्जी होती है काम करते हैं, जब मर्जी नहीं होती है काम नहीं करते हैं। तो ये तानाशाही जो है ये गवर्नर रोल में चलती है। तो लिहाजा इसलिए लोगों का ये बिल्कुल सोच सही है। और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पीडीपी सरकार बनाने को लेकर श्रीनगर में कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर और एमएलसी गुलाम नबी मोंगा ने कहा है कि पार्टी आला लीडरान से राय तलब करने के बाद कोई फैसला लिया जाएगा। हालांकि उन्होंने फिलहाल साफ तौर पर कुछ कहने से इनकार कर दिया। मोगा साहब, क्या पॉसिबल है कि मुफ्ती तर्ज पर 2002 में नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का बिल्कुल पता साफ हो गया था, आप दो पार्टियां थी, क्या ऐसी सिचुएशन उभर रही है? मेरे ख्याल में इस मामले में हमारे हाईकमांड ने कल ही एक बयान जारी किया है और जनाब आज़ाद साहब ने इसके मुतालिक क्लियर कट में जवाब दिया है कि राइट नाउ अभी तक किसी फार्मेशन में, गवर्नमेंट फार्मेशन में हम नहीं होंगे और ख़ासकर पीडीपी के साथ जी। तो इस मामले में मुझे लग रहा है कि हाईकमांड का पहले ही एक फ़ैसला हुआ है और उससे पहले भी आज़ाद साहब ने जो बयान दिया था और जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने उसकी बराबर तायद की थी। तो लेटेस्ट भी जो कल उनका बयान आया है वो इसी सिलसिले में आया है, जो कि कयास आ रहा है कि होती थी कल तक कि कांग्रेस और पीडीपी बनाएगी, लेकिन उस मामले में
आज़ाद। मोगा साहब, दिल्ली में आज कश्मीर अमूरात की मीटिंग हो रही है, कल श्रीनगर में कांग्रेस पार्टी के आला सतह मीटिंग है, गुलाम नबी आज़ाद और कई मुतअद्दिद लीडरान जो है वो श्रीनगर पहुंच सकते हैं, फिर किस तनाजुर में ये मीटिंग है? नहीं, देखिए, हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, पॉलिटिकल पार्टी में बहस मुबासा होना चाहिए और आपस में सलाह मशवरा होता है। और इस सिलसिले में एक आज दिल्ली में हमारी कश्मीर कमेटी की एक मीटिंग हो रही है और जिसमें फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी होंगे और भी जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं, उसमें आज़ाद साहब भी हैं, चिदम्बरम साहब भी। तो ये सब लोग वहाँ मिल के एक मीटिंग कर रहे हैं आज। और कल जी सेंटर से हमारे कुछ नेता जो सीनियर लोग हैं हमारे, वो यहाँ आ रहे हैं और वो यहाँ मीटिंग हमारे साथ कर रहे हैं, हमारे जो सीनियर साथी हैं यहाँ JNK में। तो कह रहे हैं कि आपसे फीडबैक हासिल किया जाएगा, जो कि कश्मीर बेस जो लीडरान है, तो आप किस हक में हैं? ये नेचुरल है कि कल जब हम बैठेंगे तो इस पे बात तो होगी कि फॉर्मेशन कहाँ से क्या हो जाएगी, आइंदा जो इलेक्शन होंगे उसमें हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, कैसे क्या रहेंगे, तमाम मामलात पर कल डिस्कशन होगा कि फ्यूचर जो क्या सो साहब भी इस मीटिंग का हिस्सा होंगे? उनको भी बुलाया होगा, साहब का प्रेसिडेंट है वो, डेफिनेटली उनको भी बुलाया होगा। तो किस तरह से आप देखते हैं कि जो इस वक्त पॉलिटिकल डिलेमा है, आप किस तरह से देखते हैं, कैसे निकला जा सकता है? 2.5 साल अभी जहाँ इलेक्शन में है। तक मुझे आप पूछते हैं कि कांग्रेस का जहाँ तक ताल्लुक है, कांग्रेस के जब भी हमारे चीफ मिनिस्टर साहिबान रहे हैं, उन्हें वाकई लोगों के लिए काम किया है। और वो लोग जो हमारे आम लोग हैं यहाँ जम्मू कश्मीर के स्टेट के, वो याद करते हैं, चाहे वो आज़ाद साहब का दौर हो 3.25 साल का, अभी रिसेंटली 2008 तक, इससे पहले कासिम साहब का, उससे पहले अपने सादिक साहब का, उससे पहले बख्शी साहब का। इन लोगों ने वाकई लोगों के लिए काम किया है। उन लोगों ने अपने आप को लोगों की खदमत के लिए रखा था और वो लोग आज अप्रिशिएट करते हैं। और हमें उम्मीद है कि वो चीज़, वो कंट्रीब्यूशन जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का लीडरान ने किया है कांग्रेस के, तो मुझे उम्मीद है कि एक आखिरी सवाल होगा मोगा साहब कि अब चूंकि तकरीबन जो हालात हैं ग्राउंड पे, उसमें इंतखाबात ही एक अहम और आखिरी मंजिल दिख रही है तमाम मेन स्ट्रीम लीडरान की, ताकि एक बार फिर जम्मू कश्मीर लोगों को ये मौका दिया जाए कि वो सेक्युलर इत्तेहाद के साथ जाना चाहते हैं या मरकजी हुकूमत के साथ। किस तरह की तैयारियां, कौन से नए पुराने चेहरे अब की बार कांग्रेस टीम के हिस्सा होंगे? कांग्रेस में तो चेहरों की कमी नहीं है, हमारे पास कैंडिडेट्स हैं, अच्छे कैंडिडेट्स हैं जिनका अच्छा रहा है, पास्ट भी अच्छा रहा है और हम चाहेंगे उनका फ्यूचर भी अच्छा रहेगा, वो कमी नहीं है। काम यह है कि हम जो इस वक्त तमाम मुल्क में जो क्रिमिनल फोर्सेस उभर रहे हैं, उनको कैसे कम किया जाए, उनको कैसे कमज़ोर किया जाए, इसके लिए तो कांग्रेस ज़रूर लड़ेगी और ज़रूर अपना रखेगी, अपने लोगों के पास जाएगी। तो तारिक हमीद करा XMP का कॉम्बिनेशन कांग्रेस के साथ कैसा रहा, खासकर शहर श्रीनगर में? तो वो आए हैं हमारे कांग्रेस के लिए, हमारे सोनिया जी ने, जो हमारे साहब का AICC प्रेसिडेंट थी, राहुल जी ने उनको लाया है। He has already joined the Congress and he's a congressman. Naturally क्यों नहीं, उन्हें भी काम किया है, वो भी एक पॉलिटिकल वर्कर है। आबिद अंसारी ने कल PDP के खिलाफ ही बात की, तो क्या कांग्रेस के साथ बात चल रही है? मैं उस पर तो कोई टिप्पणी तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन उसका जवाब तो PDP ही देंगे कि उनके जो MLA हैं ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम नबी। और रियासत के गवर्नर NN वोरा ने सेंट्रल कश्मीर के बड़गांव में एक अहम मीटिंग का एहतमाम किया। तो आपको बता दें कि कांग्रेस के साथ PDP के हुकूमत बनाने की चर्चा अब जोर पकड़ती जा रही है और इसको लेकर के कांग्रेस की तरफ से भी एक तरह से पहल शुरू हो गई है। और जिस तरह से श्रीनगर में कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर और MLC गुलाम नबी मोगा ने भी कहा कि पार्टी आला लीडरान के साथ राय तलब करने के बाद कोई फैसला लेगी। हालांकि उन्होंने फिलहाल इस पर साफ कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, लेकिन लगातार कोशिश जारी है। एक बार फिर सियासी पारा रियासत में चढ़ने लगा है। जराये से मिली जानकारी के मुताबिक PDP ने कांग्रेस के साथ मिलकर रियासत में सरकार बनाने की पहल की है और उसके लिए नई दिल्ली में साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह की सदारत में कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर के लीडरान के साथ सरकार बनाने के मुद्दे पर चर्चा की है। कांग्रेस की प्लानिंग ग्रुप की मीटिंग में डॉक्टर मनमोहन सिंह, अंबिका सोनी, करण सिंह, P चिदम्बरम और गुलाम नबी आजाद जैसे लीडरों को शामिल किया गया है। और जम्मू कश्मीर में जब BJP PDP का इत्तेहाद टूटा तो अब शुरू में कांग्रेस ने साफ मना कर दिया था, लेकिन अब एक बार फिर
पहल शुरू हो गई है, कोशिशें तेज हो गई हैं। ऐसे में अटकलों का बाजार भी गर्म है और इन अटकलों के बीच जम्मू कश्मीर की साबिक वजीर आला और पीडीपी की मुखिया महबूबा मुफ्ती की कांग्रेस सदर राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मिलने की भी खबर है। इसके अलावा मंगल को कांग्रेस एमएलए की श्रीनगर में मीटिंग भी होने वाली है, जिसमें कि सियासी डेवलपमेंट पर बातचीत होगी। 44 एमएलए की जरूरत है एक बार फिर सरकार बनाने के लिए जम्मू कश्मीर में, और इसमें से पीडीपी के पास 28 एमएलए हैं, जबकि कांग्रेस के पास इस वक्त 12 एमएलए हैं। और ये अगर जुड़ भी जाते हैं, मिल भी जाते हैं, तो 4 एमएलए की जरूरत होगी। लेकिन जो जराए बताते हैं वो ये भी है कि पीडीपी के कुछ एमएलए बीजेपी के तरफ ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं और बीजेपी में जाने की कोशिश में हैं। अब देखना ही होगा कि आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ सियासी डेवलपमेंट होते हैं जम्मू कश्मीर में। ये देखने वाली बात होगी। तो लेकिन एक बार फिर रियासत का सियासी पारा अपने शबाब पर है और ये अब बेहद अहम और दिलचस्प भी होगा कि किस तरह से पीडीपी और कांग्रेस मिलकर के सरकार बनाते हैं। और आसिफ इकबाल हमारे रिपोर्टर इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। जी, जानना चाहेंगे आपसे क्या कुछ, अगर हम बात करें दिल्ली के गलियारों में इस पर सियासी चर्चा चल रही है और क्या कुछ कवायद शुरू हुई है? इमरान, देखिए मैं आपको बताऊं कि जिस दिन से बीजेपी ने सरकार समर्थन वापस लिया और पीडीपी की सरकार वहां गिर गई, जिसकी वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती थी, और उसके बाद से तमाम परेशानियां उस पार्टी के साथ खड़ी हो गई, क्योंकि सभी लोग और खासतौर पर बीजेपी ने ये बात जाहिर करी। बीजेपी ने सभी लोगों को ये कहा कि हम सरकार समर्थन इसलिए वापस ले रहे हैं कि सरकार वहां काम बेहतर नहीं कर रही है। जिस उम्मीद के साथ उन लोगों ने सरकार बनाई थी, उस पर वो सरकार खरी नहीं उतरी और उसकी जिम्मेदारी सारी की सारी पीडीपी पे है और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती पे है। इस तरह के इल्जाम जिसकी सफाई देते हुए पूरी पार्टी और खुद पार्टी की सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती को नाको चने चबाने जैसा हो गया है, और वो लगातार इस बात की सफाई दे रही है कि देखिए जिम्मेदारी दोनों की थी और दोनों ने जिम्मेदारी का सही आकलन नहीं किया, सही तरीके से काम नहीं किया। उसको लेकर वो तमाम सफाइयां दे चुकी हैं, तमाम बातें कह चुकी हैं। उसके बाद अब दूसरी कवायद ये शुरू हो गई है कि वो कांग्रेस के पाले में आना चाहती हैं, कांग्रेस के जरिए वो फिर से एक बार सरकार की नुमाइंदगी करना चाहती हैं, या ये भी वो अब तो ये भी कंडीशन उन्होंने कह दिया है कि अगर सरकार में कांग्रेस की लीड करना चाहे तो वही करे, लेकिन सरकार बननी चाहिए जिससे उनके लगे जो उनके हिसाब से, जो महबूबा मुफ्ती के हिसाब से जो ये मान रही है कि जो दाग उन पे लगे हैं, जो झूठे दाग है, उसको वो साफ कर सके। वो इस तरह की कवायदे कोशिशें उस पार्टी की तरफ से जाहिर कर दी गई है। और इसी कड़ी में इमरान मैं बताऊं कि महबूबा मुफ्ती की कभी भी, अभी तक वक्त तय नहीं है, लेकिन कभी भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात हो सकती है। दूसरी तरफ आज जो मीटिंग हुई दिल्ली में वो काफी अहम मीटिंग थी। मनमोहन सिंह के लीडरशिप में मीटिंग हुई और वहां महबूबा मुफ्ती के जो तमाम स्ट्रेटेजिक प्लान है उस पर डिस्कस हुआ कि आखिर वो पीडीपी क्या चाहती है, किस तरीके चाहती है, और जम्मू कश्मीर में सरकार बनानी अगर है या सरकार बनाने की सोच है तो उसको किस तरीके से कवायद में उसको अमली जामा पहनाना है। उस मीटिंग में अंबिका सोनी से लेकर गुलाम नबी आजाद जैसे तरीके बड़े नेता मौजूद रहे, डॉक्टर करण सिंह मौजूद रहे, और उन लोगों की कम से कम 1.5 घंटे की मीटिंग चली है, सुबह 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक चली इमरान। और इस मीटिंग में बहुत कुछ निकल के सामने यही आया कि आगे किस तरीके से कांग्रेस को कदम बढ़ाना है, उसके फूक फूक के इसकी तैयारी करनी है। शुक्रिया आसिफ इकबाल आपका दिल्ली से इस पूरी जानकारी के लिए। और रियासत के गवर्नर एनएन वोरा ने सेंट्रल कश्मीर के बड़गाम में एक अहम मीटिंग का एहतमाम किया था। मीटिंग के दौरान गवर्नर ने रियासत के सियासी लीडरान से ताउन देने की गुजारिश की। मीटिंग में बीजेपी, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान ने शिरकत की। इस मौके पर लीडरों ने जी मीडिया से बातचीत की। पीडीपी के एमएलए आबिद अंसारी ने अपनी ही पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि इस पार्टी ने रियासत के लोगों के लिए कुछ नहीं किया। तो जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की पीडीपी की कोशिशों के बीच रियासत की दूसरी अहम पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस का रिएक्शन आने लगा है। पार्टी के सीनियर लीडर अब्दुल रहीम ने जी मीडिया से खास बातचीत में कहा कि रियासत में जोड़ तोड़ करके सरकार नहीं बन सकती।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक रियासती वजीर खजाना अब्दुर्रहीम राथर जब रियासती गवर्नर की तरफ से तलब गई मीटिंग में मौजूद हों तो कुछ खास होगा जो राथर साहब हमारे साथ शेयर करेंगे। राथर साहब, गवर्नर का आम लोगों की दहलीज तक पहुंचना, सरकार की नाकामी के बाद सरकार गिरना, किस तरह से आप देखते हैं? ये अच्छी बात है कि गवर्नर साहब अगर बनफ्स नफीस डिस्ट्रिक्ट्स में जाते हैं तो वो अच्छी बात होगी, लोगों के मसाइल सुनेंगे, हल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अच्छी बात है कि उन्होंने बडगाम से ही शुरू किया और बडगाम बेशक स्पेशल अटेंशन का मोहताज है। ये आए यहाँ, जो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स थे आवाम के, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, सबकी बात उन्होंने सुनी, सैर हासिल इस पर तबसरा भी हुआ, यहाँ पर डिस्कशन भी हुई और मुझे लगता है कि ये मीटिंग जो आज की है बड़ी फ्रूटफुल साबित हुई और फ्रूटफुल साबित होगी। गवर्नर साहब ने तमाम रिप्रेजेंटेटिव्स की बात सुन के हमें ये यकीन दहानी कराई कि वो जितना कुछ मुमकिन हो सके इन मसाइल पर तवज्जो दे देंगे, गौर करेंगे और इनको हल करने की कोशिश करेंगे। सियासी ढांचे की बात करें, जो अभी मौजूदा हालात हैं, कुछ लोग कयास आराएं करें कि शायद कांग्रेस पीडीपी नजदीक आ जाएगा, 2002 का वो टीम वापसी करेगा। कुछ लोग कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है फिलहाल इंतखाबात के हक में है। आप किस तरह से देखें कि आपका सियासी तजुर्बा बहुत ज़्यादा है, इन हालात में क्या बेहतर रह सकता है आवाम के लिए? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस और पीडीपी के इकट्ठे होने की कयासारियाँ हो रही थी, कल किसी न्यूज़ एजेंसी ने न्यूज़ बनाई थी कि शायद ये नज़दीक आ रहे हैं, लेकिन कल रात को ही उन्होंने इस बात को खारिज इम्कान करार दिया। कांग्रेस के यहाँ जो रियासती सदर हैं उसने भी तरदीद की और फिर जो राज्यसभा में अपोजिशन के लीडर हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब, उन्होंने भी कहा कि ये नहीं होगा। न सिर्फ उन्होंने ये बात कही कि इस वक्त हम अलायंस नहीं करेंगे, बल्कि कहा कि फ्यूचर में भी नहीं करेंगे। लिहाजा इस बात को इसकी हमें ज़्यादा अब तशहीर करनी नहीं चाहिए। राथर साहब, दिल्ली में आज कश्मीर अमूरात की मीटिंग हो रही है, कल गुलाम नबी आज़ाद साहब सीनियर लीडर श्रीनगर पहुंच रहे हैं। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस नेचुरल एलाई हो सकता है कांग्रेस से, और इस वक्त जो सूरत हाल उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का तशवीशी है? देखिए, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। आपने 2 सवाल पूछे थे, एक सवाल का मैंने जवाब दे दिया। बहरहाल, जो अब ये दिल्ली में मीटिंग कर रहे हैं या यहाँ, उसके बारे में भी उन्होंने वजाहत की। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने ये बात भी कही कि मौजूदा हालात में कांग्रेस का क्या रोल होना चाहिए, उस पर हम बात करेंगे। दिल्ली में भी बात करेंगे और श्रीनगर में भी कोई कनकले वो बुला रहे हैं 1-2 दिन का, जिसमें तीनों खुदे के नुमाइंदे होंगे, उनके साथ वो बात करेंगे और वो अपनी पार्टी के बारे में बनाएंगे स्ट्रेटजी, हमें क्या करना है। लेकिन गवर्नमेंट फॉर्मेशन को उन्होंने खारिज इम्कान करार दिया। और जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक, देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस जोड़ तोड़ की सियासत में यकीन नहीं रखती। हम किसी भी सूरत में कोई जोड़ तोड़ करने के हक में नहीं हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इस वक्त जो रियासत में हालात हैं, उन हालात 2014 में तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जोड़ तोड़ का ऑफर दिया था। सुनिए मेरी बात, आप सुन लीजिए, मेरे सवाल आपने पूछे, मैं जवाब दे रहा हूँ। हम सिर्फ चाहते हैं इस वक्त की जो हालात यहाँ हैं वो ठीक हो जाए, क्योंकि लोगों को काफ़ी मुश्किलात दरपेश हैं। बहुत ज्यादा जातियां हुई है, ह्यूमन राइट्स नहीं राहतर साहब, जब अवामी हुकूमत ठीक नहीं कर सकती है तो एस्टेब्लिशमेंट कैसे? देखो ना, मैंने अवामी गवर्नमेंट जो थी उसमें गवर्नेंस का डेफिसिट था। ये अवामी हुकूमत नाकाम हुई, बुरी तरह नाकाम हुई, उसको एड्रेस नहीं कर सके। यही वजह है कि फिर एक अलायंस पार्टी ने विड्रा किया सपोर्ट। एक बात, 2014 की जो आप बात कर रहे हैं उसमें जोड़ तोड़ नहीं था, उसमें 2 पॉलिटिकल पार्टीज मिली और हुकूमत बनाई। हमने किसी से काटा नहीं, किसी से लिया नहीं, किसी से इस्तीफा नहीं कराया, वो बात नहीं हुई। लेकिन उस वक्त चूंकि गवर्नमेंट बनी नहीं किसी पार्टी की, 2 पार्टियां मिली तो कोई उसमें हर्ज नहीं है, वो बात मैं नहीं कह रहा हूं। मैं कहता हूं कि मौजूदा हालात में जोड़ तोड़ के बगैर हुकूमत बनेगी नहीं, हम उसके हक में नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस उसके हक में है नहीं, जोड़ तोड़ के हक में। हम सिर्फ चाहते हैं हालात ठीक हों, उसके बाद लोगों से पूछा जाए। लोग जो चाहेंगे, जिस पार्टी को सामने लाना चाहते हैं लोग, उसको लाएं। और राहतर साहब, एक आखिरी सवाल होगा, क्या जम्मू कश्मीर की जो आवाम है वो होस्ट करने के लिए तैयार है? साउथ कश्मीर में इलेक्शन नहीं हो पाए, पार्लिमानी नशस्त के लिए ज़मीनी इंतखाबात, कितना वक्त गवर्नर रूल की इस वक्त ज़रूरत है ताकि इंतखाबात हो सके? यहाँ जो कोशिश है, दर पर्दा कोशिशें की जा रही हुकूमत बनाने की, वो अच्छा अमल होगा? क्योंकि 2.5 साल बचे हैं अभी। देखिए, दर पर्दा जो कोशिश अगर कोई करता होगा, मैं उसे वाकिफ नहीं हूँ, करता होगा तो गलत कर रहा है। क्योंकि बेहतरीन तरीका, जैसे कि मैंने आपको कहा, डेमोक्रेसी में लोगों से पूछना चाहिए। और कितना वक्त गवर्नर ले लेगा वो तो हालात ही आगे बताएंगे। जब तक हालात कन्जीनियल नहीं बनते, साजगार नहीं बनते इलेक्शन तक, तब तक इलेक्शन नहीं होने चाहिए।
ये बातों में कह रहा हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस जोड़ तोड़ की सियासत में यकीन नहीं रखेगी। हम किसी भी पार्टी को न सपोर्ट दे देंगे न सपोर्ट ले लेंगे किसी से। बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अब्दुल रहीम राथर के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस जोड़ तोड़ की सियासत में यकीन नहीं रखती है। मुनासिब वक्त पे इंतखाबात हों, अच्छे माहौल में हों, लोग और पब्लिक की जो आरा है उसको सबसे बेहतर समझा जाए। यानी इशारा साफ है कि आने वाले दिनों में कोई भी छोटी बड़ी पार्टी एक साथ नहीं होगी, बल्कि इंतखाबात के लिए तकरीबन बिजुल बज चुका है। फारूक वानी के साथ सईद तजम्मुल, ज़ी मीडिया, बडगाम, कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में पीडीपी कांग्रेस की जानिब से सरकार बनाने के लिए कोशिश किए जाने पर बिहार के साबिक वजीर आला जीतन राम मांझी का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि सरकार बदलने से जम्मू कश्मीर में काम नहीं चलेगा, वहां पर ठोस कदम उठाने की जरूरत है और यह काम मरकजी हुकूमत ही कर सकती है। ही 40 सीट की तैयारी हम लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 3 वर्ष ही हमारी आयु हुई है। तो सर करीब 10-15 जिला हमारा है जिसमें हम कंसंट्रेट करना चाहेंगे और वहाँ पर विशेष रूप में हमारी तैयारी होगी। और जैसे गया है, नवादा है, जमुई है, मुजफ्फरपुर है। हिंदुस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर बसे एक गांव से दिल्ली पुलिस के डीसीपी असलम खान का ऐसा क्या रिश्ता है कि वो हर महीने अपनी सैलरी का एक हिस्सा उस गांव के एक कुनबे को भेजती है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट और जानते हैं ये पूरा मामला है क्या। आईपीएस अफसर असलम खान और जम्मू के आरएसपोरा सेक्टर के फ्लोरा गांव के इर्द गिर्द घूमती कहानी को जानेंगे तो आप भी जज्बाती हो जाएंगे। इंसानी रिश्तों को जोड़ने वाली ये कहानी दौरे हाजिर के लिए भी बहुत खास है। इस दास्तान की शुरुआत होती है एक कत्ल से। इसी साल 9 जनवरी की रात जहांगीरपुरी में ट्रक ड्राइवर सरदार मान सिंह को लूट के लिए बदमाशों ने बीच सड़क पर मार डाला। ट्रक को चंडीगढ़ से लेकर आए मान सिंह जहांगीरपुरी में रास्ता भटक गए थे। तकरीबन रात 2 बजे रास्ता पूछने के लिए वे ट्रक से उतरे, तभी बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें लूट लिया और मुखालफत करने पर चाकू मार दी। आधी रात को खून से लथपथ रोड पर तड़पते मान सिंह ने दम तोड़ दिया। मान सिंह जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में सुचेतगढ़ इंटरनेशनल बॉर्डर पर बसे फ्लोरा गांव के रहने वाले थे। उनके बाद कुनबे में 2 बेटियां बलजीत और जसमीत कौर, बेटा अस्मीत सिंह और अहलिया दर्शन कौर रह गए हैं। उनकी बेटी बलजीत का कहना है कि करीब 150 घरों वाला फ्लोरा गांव बॉर्डर से 2 किलोमीटर दूर है। पाकिस्तान का सियालकोट शहर इस गांव से सिर्फ 11 किलोमीटर दूर है। 2 वक्त की रोटी के नाम पर 2 कैनल खेती है, लेकिन बॉर्डर का इलाका होने की वजह से खेती हो नहीं पाती और पाकिस्तान की ओर से आए दिन मोर्टारों से मान सिंह का कच्चा घर पहले ही छलनी हो चुका है। बलजीत कौर बताती हैं कि किस तरह वालिद के न रहने से उनकी जिंदगी बदल गई। सर हमें काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ रही है। जैसे हमारी स्टडी में ट्यूशन वगैरह जाते हैं सर, काफ़ी पैसे वगैरह वो भी रेंट वगैरह ही चाहिए होता है और ट्यूशन फीस भी। कुनबा 5 महीनों से मान सिंह का इंतजार कर रहा था। 13 फरवरी को रिश्तेदार की शादी थी जिसमें बलजीत के वालिद मान सिंह भी शरीक होने वाले थे। अगली सुबह सभी खुश थे कि पापा आ रहे हैं, लेकिन पापा नहीं आए। उनके मौत की खबर आई। उसी दिन शाम को पता चला कि बाबा का दिल्ली में मर्डर हो गया है। सरदार मान सिंह के कत्ल के बाद कुनबे पर आफत आ गई। घर का इकलौता कमाने वाला नहीं रहा। कुनबे पर मुसीबत आई तो डीसीपी असलम खान फरिश्ता बन गई। बेसहारा हो चुके मान सिंह के कुनबे का डीसीपी असलम खान सहारा बनी। जब उन्हें पता चला कि बॉर्डर पर बसे कुनबे का इकलौता कमाने वाला नहीं रहा तो उन्होंने कुनबे को पालने का बीड़ा उठाया। कुछ मेरे को सुपर नेचुरल फीलिंग हुई, मतलब कुछ ऐसा इस ट्रक ड्राइवर के साथ कुछ ऐसा मुझे फीलिंग हुआ कि ये कुछ मतलब ये
कुछ अच्छा नहीं हुआ इसके साथ में। बहुत मर्डर्स आते हैं, आप सही कह रहे हैं, हम तो क्रिमिनल्स और क्राइम से ही डील करते रहते हैं 24/7, लेकिन जब मुझे ये अंदर से फीलिंग है कि मैं इसकी फैमिली से बात करूं, इसके बाद मेरी एक ये हुआ कि मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए। वे कुनबे के लिए माँ, वालिद, दीदी, भाई जैसे रोल निभा रही हैं। सबसे अहम बात यह है कि वे आज तक उस कुनबे से मिली भी नहीं हैं। वे हर रोज व्हाट्सएप पर गांव से खबर लेती हैं, हर तीसरे दिन फोन कर हाल जानती हैं। जब हमारे घर में पापा के बारे में पता चला तो सारे रोने लगे, मम्मा भी बहुत रोते थे। हमें लगा कि अब पापा के साथ ऐसा हुआ है तो हमें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी, लेकिन असलम खान मैम ने हमारी बहुत हेल्प की। उनकी वजह से अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं। मेरी दीदी ट्यूशन जा रहे हैं, वो हमारी मंथली हेल्प करते हैं। इसके लिए मैम को बहुत ज़्यादा थैंक यू है। बलजीत फिलहाल गांव से दूर बने स्कूल में 12वीं जमात में पढ़ रही हैं। छोटी बहन जसमीत 9वीं जमात में है और अस्मीत 3री जमात में है। बलजीत तालीम हासिल कर दिल्ली पुलिस ज्वाइन करना चाहती है। इसके लिए असलम उन्हें गाइड भी करती हैं। राजन कुमार झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं उधर एनसी लीडर और रियासत के साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी और खासतौर से वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। एक प्रोग्राम में शिरकत करने अनंतनाग पहुंचे उमर अब्दुल्ला ने कहा कि दफा 370 कोर्ट में है और पहले सुप्रीम कोर्ट में देख लेते हैं कि धारा 370 पर क्या होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी वालों की आदत है कि इंतखाबात जीतने के लिए मुद्दे उठाते हैं और जीतने के बाद उन मुद्दों को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। अभी तो मोदी सरकार को हुकूमत में 4 साल हो गए हैं, अगर 370 पर उनको कुछ करना था तो कर लेते। इसके अलावा उमर अब्दुल्ला ने राम मंदिर पर भी कहा कि अगर बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाना था तो बना लेते। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी सिर्फ वोट पाने के लिए मुद्दों को उछालती है। तो उमर अब्दुल्ला का बीजेपी पर निशाना। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर हैं उमर अब्दुल्ला और सीधे तौर पर दफा 370 और अयोध्या मामले को लेकर के उन्होंने मरकजी हुकूमत को घेरने की कोशिश की है। मैं सोशल मीडिया पे नहीं जाऊंगा। हम अगली हुकूमत बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, इसका फैसला जब लोगों को करना होगा वो करेंगे। आज अगर हम किसी चीज़ पे जोर दें, हमें अमन पे जोर देना चाहिए, हमें इस खून खराबे को रोकने पे जोर देना चाहिए। मकसद मेरा कुर्सी पे बैठना नहीं है। अगर कुर्सी ही मेरी होती तो मैं तक कुर्सी पे बैठा होता। मैं या तो बीजेपी या पीडीपी या कांग्रेस के साथ किसी ना किसी तरह कुर्सी पे बैठ ही जाता। लेकिन कुर्सी मकसद नहीं है, ना कुर्सी मंजिल है। मकसद आज हम सबका यही होना चाहिए कि रियासत में दोबारा अमन आ जाए। जिन हालात में 2014 में हमने मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब को हुकूमत हवाले की, कम अज़ कम अगर और कुछ नहीं तो 2014 के ही हालात दोबारा इस रियासत में पैदा किए जाएं। उसके बाद यहां रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, लौट रहे हैं। आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। और आप देख रहे हैं इस वक्त कश्मीर एक्सप्रेस। गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा किया। कांग्रेस के सीनियर लीडर सुमित मंगोत्रा और समाजी कारकुन सलातिया चौक पर जमा होकर मोदी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। सुमित मंगोत्रा ने खिताब करते हुए कहा कि पीएम मोदी का अच्छे दिन वाला नारा सिर्फ जुमला है और लोगों को गुमराह करने वाला उन्होंने बताया है। उन्होंने भी कहा कि अब बीजेपी के सीनियर लीडरान जैसे कि अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और स्मृति ईरानी कहां हैं, जो यूपीए हुकूमत के वक्त सड़कों पर उतरकर खाना बनाना शुरू कर चुके थे। यातायात बंद करके वो केंद्र सरकार के खिलाफ था, क्योंकि कल केंद्र सरकार द्वारा एक फैसला लिया गया जिसमें रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 58 रुपए बढ़ोतरी करके उन्होंने आम आदमी, गरीब आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। और श्रीनगर में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की टीम पहुंची, जहां पर उन्होंने इंफॉर्मेशन डायरेक्टर तारिक जरगार से मुलाकात की और हालात का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने जरगार से रियासत में सहाफियों को मिल रही तमाम सहूलत और दीगर अहम मुद्दों पर बातचीत की।
गुलमर्ग में घूमने आए सयाह की अचानक मौत हो गई है। खबरों के मुताबिक सयाह की मौत हार्ट अटैक से हुई। सयाह फरीदाबाद का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसे तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मरा हुआ करार दे दिया। तो गुलमर्ग में एज यू नो गुलमर्ग ऑलरेडी हाइट पर सिचुएटेड और फर्दर जो ये हमारी डेथ होती है कोंगडोरी वो ज़्यादा ही हाइट पर है, तो वहाँ जो भी मतलब पेशेंट जैसे हाइपरटेंशन पेशेंट जाएगा या ब्रोंकियल एज़मा वाला पेशेंट जाएगा तो उसको ऑब्वियसली ज़्यादा तकलीफ होगी। तो मुझे लगता है ये जो हमारी ट्रेडर्स ये टूरिस्ट होटलियर्स एसोसिएशन है इनको चाहिए कि हाँ, चूँकि हम यहाँ गुलमर्ग में ऑलरेडी हमारे को PHC गुलमर्ग है, हमारे राउंड द क्लॉक वहाँ डॉक्टर की फैसिलिटी होती है, तो टूरिस्ट एक सर्टिफिकेट वहाँ लेना चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट, जिस तरह हम यात्री को मेडिकल सर्टिफिकेट देते हैं जाने के लिए टूरिस्ट को भी एक सर्टिफिकेट देना कि मतलब उनको दिया जाना चाहिए कोंगडोरी या अफरवट तक जाने के लिए कि नहीं, ताकि मुझे लगता है ये हादसे जो हैं थोड़े से मतलब कम, इसकी परसेंटेज कम हो जाए। और इस वक्त हमारे साथ गुलमर्ग से BA सागर हमारे रिपोर्टर जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। जी, जानना चाहेंगे आपसे, फरीदाबाद के रहने वाले थे, हार्ट अटैक इनको आया, लेकिन जो बात डॉक्टर साहिबा कह रही हैं वो उस पर अमल करने में दिक्कत क्या है कि अगर होटल एसोसिएशन के लोग इसमें थोड़ा सा बेदार करें, जो सयाह आते हैं, तो शायद इस तरह के हादसे या जो है इस तरह से मौतें ना हो। ज्यादा ऊंचाई पर जाने से, जैसा कि डॉक्टर्स बता रहे हैं, उनको ये शिकायत हुई। सबसे पहले मैं बाबू आपको ये बताना चाहता हूं कि ये इस साल का चौथा वाक़ा ऐसा हुआ है। इससे पहले भी गुलमर्ग में जो डॉक्टर्स थे उन्होंने होटल से कहा था कि कम से कम एक जो भी टूरिस्ट तरह का यहाँ पे उनका आना हुआ है, जो खासकर हार्ट पेशेंट वगैरह हो, तो कम से कम एक बार यहाँ पे उनको चेकअप के लिए जरूर लाना चाहिए था। लेकिन आज तक होटल की तरफ से कोई भी, इनकी तरफ से कोई वहाँ पे इस तरह का कोई भी पेशेंट वहाँ पे नहीं लाया गया, जिसकी वजह से बार बार अगर हम हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें, हेल्थ डिपार्टमेंट ने कई बार उन होटलों से कहा भी और कैंप भी किए, लेकिन आज तक उनकी तरफ से कोई टूरिस्ट वहाँ पे नहीं लाया गया, जिसकी वजह से बार बार इस तरह के वाक़ा वहाँ पे पेश आते हैं। जी, तो ये कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है इंतजामिया की भी और होटल एसोसिएशन के लोगों की भी। इसको लेकर के कोई सख्ती अभी तक क्यों नहीं हो पा रही है? इसमें कई बार सीओ गुलमर्ग से भी मेरी बात की थी इसके पहले हनी बल्कि से, उसे कहा कि हम ऐसे कैंप यहाँ पे करने जा रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ पे टूरिस्ट जो है इस तरह के अगर कोई भी पेशेंट हो तो उनको कम से कम कोई ऐसी दवा दी जाए जो अगर बात करें ये सबसे ऊंची पहाड़ कश्मीर की 14,300 कुछ फुट उनको चढ़ना पड़ता है बजेरे गंडोला, लेकिन टूरिस्ट को ये पता नहीं होता है कि इतनी ऊंचाई पर चढ़ना होता है। उनको अवेयरनेस कैंप की बहुत जरूरत होती है गुलमर्ग में इस चीज के करने की, ठीक है, ताकि आने वाले दिन में इस तरह का हादसा पेश ना आए। जी, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए BA सागर। तो गुलमर्ग में एक सयाह की मौत, हार्ट फेल हो गया उनका। बताया जा रहा है कि वो फरीदाबाद से पहुंचे थे वहां पर और ज्यादा ऊंचाई पर जाने की वजह से उनके साथ ये शिकायत पेश आई और उनकी जान चली गई। इधर जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन जम्मू तवी रेलवे स्टेशन की सूरत अब बदलने वाली है और जल्दी ही रियासत को एक मॉडर्न रेलवे स्टेशन की सौगात मिलने वाली है। 1970 की दहाई में कायम जम्मू रेलवे स्टेशन कई दहाइयों से खुद को डेवलप किए जाने की राह देख रहा है। लगता है अब उसका इंतजार खत्म हो जाएगा। जम्मू रेलवे स्टेशन को मॉडर्न बनाने के लिए इंडियन रेलवे की जानिब से 133 करोड़ रुपए जारी किए गए। हमारे प्रयासों से हमने जम्मू रेलवे स्टेशन को मॉडर्न रेलवे स्टेशन बनाने की श्रेणी में लाया। उस लिस्ट में जो आया, हिंदुस्तान में 23 ऐसे स्टेशन हैं जो मॉडर्न स्टेशन बनाए जाएंगे, उनमें एक जम्मू रेलवे स्टेशन है। उसके अलावा भी 133 करोड़ रुपया जो है वो हमने जम्मू रेलवे स्टेशन के लिए लाया, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ियां के बुजुर्ग भी होते हैं, हैंडीकैप भी होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं उन्हें जल्दी जाना होता है, बीमार होते हैं, वो नहीं सीढ़ियां चढ़ सकते, 2 इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ियां और फिर 2 लिफ्ट भी उनके लिए वहां पर काम चल रहा है। वो काम समाप्त होने वाला है, मतलब वो तैयार हो चुका है। साथ ही 3 प्लेटफार्म और नए जो हैं वो बने, वो भी काम 133 करोड़ रुपए हमने इसके लिए लाया था। जम्मू रेलवे स्टेशन में एक अलग एंट्री बनेगी। नए एंट्री गेट के पास 5 नए प्लेटफॉर्म्स भी बनाए जाएंगे। इसके अलावा
जम्मू रेलवे स्टेशन में 5 नई लाइनें भी बनाई जानी हैं। रेलवे स्टेशन में बने गुड्स गोदाम को सिक लाइन से हटाकर बड़ी ब्रह्मड़ा रेलवे स्टेशन के पास शिफ्ट किया जा रहा है। जम्मू रेलवे स्टेशन का एक सेकेंड एंट्री का हम लोग ने प्लान बनाया है, जो कि ऑलरेडी सैंक्शन भी हो गया है और काफ़ी आगे इसका काम बढ़ गया है। ऑलमोस्ट इसके टेंडर वगैरह करने की स्टेज पे आ गए हैं हम लोग। तो इसमें एक दूसरे साइड से भी एंट्री हो जाएगी और अभी केवल 3 प्लेटफॉर्म हैं, ये 7 प्लेटफॉर्म हो जाएंगे और इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे हमें। यहाँ पे अभी गुड्स का काम होता है, तो गुड्स का काम हम यहाँ से शिफ्ट करके बाड़ी ब्राह्मण लेके जा रहे हैं। तो वहाँ बाड़ी ब्राह्मण में भी काम स्टार्ट हो चुका है और वो भी काफ़ी मतलब हो सकता है कि हमारी 2 साल के अंदर 2019 या 19 तक हो सकता है कि वो हमारा कंप्लीशन की स्थिति में आ जाए। वाज़ेह हो कि जब जम्मू रेलवे स्टेशन को कायम किया गया तब 3 प्लेटफॉर्म बनाए गए थे और 2 ही वॉशिंग लाइन थी। तकरीबन 5 दहाइयों बाद भी जम्मू तवी रेलवे स्टेशन का फरोग और एक्सपेडिशन नहीं हुआ है। आज भी रेलवे स्टेशन में 3 ही प्लेटफॉर्म हैं और 2 वॉशिंग लाइनें हैं। पहले यहां से 3-4 ट्रेनें ही आती जाती थी, लेकिन अब तादाद बढ़कर 25-30 हो गई है। इन ट्रेनों की सफाई से लेकर मरम्मत भी जम्मू रेलवे स्टेशन पर ही होती है। ट्रेनों की तादाद लगातार बढ़ रही है, लेकिन अभी तक रेलवे स्टेशन का एक्सपेडिशन नहीं हो सका है। देरी के बावजूद जम्मू तवी रेलवे स्टेशन को मॉडर्न बनाए जाने से मकामी लोगों के साथ साथ सयाह और आने वाले अकीदतमंद भी काफी खुश हैं। पहले बहुत ज्यादा से ज्यादा भीड़ हो जाती है, तो उससे हमें प्रॉब्लम तो होती ही है। अगर ज्यादा बन जाएंगे तो बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। भीड़ को हम एक तरह से मतलब मैनेज कर लेंगे। अगर ज्यादा बन जाएंगे तो बहुत फायदा होगा टूरिज्म को, सभी लोगों को फायदा होगा उससे। और मतलब कि सारी सुविधाएं मिलेंगी। जो भीड़ में पानी की सुविधा होती है, जैसे कि एक है तो पानी की बहुत सारी किल्लत होती है, वॉशरूम्स नहीं होते हैं। अगर कई सारे बन जाएंगे तो हमें सारी सुविधाओं की सुविधा उपलब्ध हो पाएंगी वहाँ पे। यात्रियों को बहुत फायदा होगा। अभी जितने प्लेटफार्म हैं वो कभी कभी नाकाफी हो जाते हैं और आगे जितने प्लेटफार्म बनेंगे इस यात्रियों को उतनी सुविधा मिलेगी और ये जरूर ही बनना चाहिए। जम्मू रेलवे स्टेशन की सूरत हाल बदलने के लिए जो रकम जारी की गई है उसके मुताबिक टेंडर का प्रोसेस शुरू किया जा रहा है। रेलवे स्टेशन में रिसोर्सेज बढ़ाने को लेकर के मुसाफिरों के लिए कई नई तरह की सहूलियात मुहैया कराने की तैयारी की जा रही है। राजन वैद की रिपोर्ट, जी मीडिया, जम्मू। तनमर्ग में चेरी की पैदावार करने वाले किसान इन दिनों परेशान हैं। उन्होंने इंतजामिया से कोल्ड स्टोरेज और एक जूस फैक्ट्री कायम किए जाने की मांग की है। वाज़ेह है कि चेरी की खेती में दूसरे फलों की खेती के मुकाबले जोखिम कुछ ज्यादा होता है और पनपने से लेकर इसको फूलों और फलों का ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। ज्यादा बारिश और बर्फबारी से भी चेरी को नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा कीड़े और परिंदों से भी इसे बचाने की जरूरत पड़ती है। परेशानियों को देखते हुए चेरी के किसान कई सालों से कोल्ड स्टोरेज और जूस फैक्ट्री की मांग कर रहे हैं। हमारा जो टंगमर्ग इलाका है इसमें यहाँ पे हमारा कुछ कोल्ड स्टोरेज होना चाहिए ताकि हम अपना जो ये चेरी प्रोडक्ट है सेफ रखेंगे। और हमारा ये अपील भी है, अभी जैसा जो हमारा चेरी प्रोडक्ट यहाँ से श्रीनगर भेजना पड़ता है उससे हमको बहुत सारा खर्चा भी आ रहा है और यहाँ से बिक्री अभी 70 से 60 रुपये तक हमारा एक बॉक्स बिक रहा है। हम यहाँ अपना छोटा मोटा सा बिजनेस करते हैं, मगर हमारे पास जो इसके लिए इसका जो जरिया कोल्ड स्टोर होना चाहिए वो नहीं है हमारे इस टंगमर्ग एरिया में। हम गवर्नर साहब से यही गुजारिश करते हैं कि वो एक जो कोल्ड स्टोर जो है वो यहाँ पर लगवाए ताकि हमें भी फायदा मिलेगा। नशे के खिलाफ पुलिस की चलाई गई मुहिम के तहत जम्मू के गांधीनगर थाना पुलिस ने जम्मू के डिगियाना पुली इलाके में स्कूटर को रोककर उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान स्कूटर से 450 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है, जिसकी कीमत 45 लाख रुपए बताई जा रही है। इस सिलसिले में एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया है, जिसकी पहचान बारामूला के रहने वाले प्रदीप सिंह के तौर पर हुई। 4 में रह रहा था। पुलिस ने शख्स के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। खबरों के मुताबिक प्रदीप सिंह को 2013 में बेमीना पुलिस ने फिदायीन अटैक के शक में इस शख्स को पहले भी गिरफ्तार किया है। ये हमारा रूटीन में क्राइम पे जहाँ पर्टिकुलर ड्रग्स पे हमने ज्यादा इसमें सीनियर ऑफिसर हमारे हैं जिन्होंने पर्टिकुलर कहा कि ड्रग्स को नष्ट-ओ-नबूद करना है और इस पे पर्सनली और पर्टिकुलर काम जो है किया जाए।
तो उसी सिलसिले को लेके हमारा ये चलता रहता है, ड्रग्स पे भी, बाकी क्राइम पे भी। तो कल एक SHO हमारे गांधीनगर के सुनील जसरोटे जिन्होंने नाका लगाया था डगियाना पुली पे। तो नाके के दौरान सरप्राइज नाका, तो नाके के दौरान ये अपने एक स्कूटी लेके लड़का आया जिसका नाम प्रदीप सिंह सन ऑफ भूपिंदर सिंह है। रोक के उसको सर्च किया गया, चेक किया गया, तो उसके पोजेशन से 450 ग्राम हीरोइन जिसकी वैल्यू 45 लाख है और 20,000 कैश था वो निकला। तो उसी पे FIR गांधीनगर पुलिस स्टेशन में लॉन्च की गई। FIR के बाद उससे पूछताछ की गई, तो पूछताछ में उसने कन्फेस किया कि वो बारामूला का रहने वाला है और वो अपने श्रीनगर म्यूनसिपलिटी में इंस्पेक्टर था मुलाजिम। 2013 में वो टनवर्क में ड्यूटी थी उसकी। और एक शख्स जिसका नाम बशीर है, उड़ी का रहने वाला है, इसका फ्रेंड है, उसने 2013 में बेमिना में एक CRPF रहती थी, वहां फदायन अटैक हुआ था और वो लड़का बशीर जो अभी भी रेस्ट है। तो ये भी इसका लिंक वहां निकला था उसके साथ और ये भी उसमें रेस्ट रहा है कपल्स ऑफ मंथ्स। उसके बाद ये वहां से डिसमिस हो गया अपनी सर्विस से और ये ड्रग्स में मुलव्वस हो गया और ड्रग्स का काम करने लगा। और जम्मू के दूरदराज के इलाके में काम करने वाले PHE डेलीविजर्स ने चीफ इंजीनियर ऑफिस के बाहर जबरदस्त एहतजाज किया। दरअसल डेलीविजर्स कई महीनों से सैलरी न मिलने को लेकर नाराज थे। उन्होंने कहा कि सैलरी न मिलने की वजह से उनके कुनबे का गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कहा कि कई बार महकमे को इस बारे में शिकायत की गई है लेकिन सैलरी उन्हें नहीं दी गई, सिर्फ दिलासा ही मिला। उन्होंने कहा कि कई बार मुतालबा करने के बाद भी जब सैलरी नहीं मिली तो उन्होंने मजबूरन एहतजाज करना शुरू किया है। मतलब आज तक उसमें 7 महीने हो गए, आज तक उस पर ग्राउंड पे कोई वर्क नहीं हो रहा है। हम रूरल डिवीजन मतलब पूरे आए हैं, हम जो बंदे मतलब मेन बंदे बुला के हमने प्रोटेस्ट किया है। आज की हमारी पेंडिंग वेजेस, हमारी 50 महीने की जो सैलरी वो हमें नहीं मिल रही है। ऊपर से हम जब इधर आते हैं बात करते हैं, एक्शन बोलते हैं कि चीफ साहब से बात, चीफ साहब बोलते हैं कि आप अपने एक्शन से बात करो और एक भी फाइल हमारी आज तक उनकी चीफ ऑफिस में नहीं पहुंची। हमें अंदर जब यही बात चल रही थी कि आपकी फाइल बोलते कि नहीं हमारे पास आई थी, हमने उनको वापस कर दिया, ये है वो सुना ढींगा, अभी तक कुछ नहीं, ग्राउंड पे कोई काम नहीं हो रहा उसका। तो हम यही चाहते हैं कि जो हमारी पेंडिंग वेजेस है वो रिलीज की जाए और जो हमारी जो फाइलें हैं जैसे CV वोचर्स का मसला है वो जल्द से जल्द वो जो मतलब उसको क्लियर करके वो चीफ ऑफिस से सेक्रेटरी तक पहुंचाया जाए। यहां रुकने एक छोटे से वक्फे के लिए लौटेंगे, आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस और अब बात करेंगे ऐसे फौजी की जो कि रिटायर होने के बाद भी अपने मुल्क और अपने लोगों के लिए अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। भले ही फौज से मोहम्मद सादिक रिटायर हो गए हैं लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से फिलहाल रिटायर नहीं होना चाहते। अपनी मेहनत से उन्होंने अपने गांव की तस्वीर बदल कर रख दी है। अब मेरे गांव में यहाँ रोडें बन गई, यहाँ पर जो है ट्रैक्स बन गए, जो है नालों के ऊपर पुलियां बन गई, जो बच्चों को जाना पड़ता था, बदल बारिश के बीच में नाला आता था, वो पूरा माहौल हमने गांव का वो चेंज कर दिया अभी। तो इसका मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। इतना मुझे ये खुशी नहीं कि मैं 30 साल नौकरी करके आया, उससे ज्यादा ये खुशी है कि मेरे पेंशन आने के बाद मेरे गाँव की सूरत बदली हो गई, मेरे लोगों को हर चीज की फैसिलिटी मिली। मुझे इस चीज की सबसे ज्यादा खुशी है। पुंछ हिंदुस्तान पाकिस्तान सरहद पर वाक़ई एक ऐसा जिला जहां के गांव अक्सर पाकिस्तानी गोलियों से मुतासिर हो उठते हैं। उसके अलावा पुंछ के कई इलाकों में बुनियादी सहूलियात जैसे बिजली पानी की भी बहुत ज्यादा कमी है, जिससे लोग परेशान रहते हैं। पानी की कमी के बीच खेती की उम्मीद तक नहीं की जा सकती। लेकिन पुंछ के कसलिया अजोट गांव में फौज से रिटायर होकर के मोहम्मद सादिक उम्मीद की ऐसी रोशनी बनकर लौटे कि पूरा इलाका जगमगा उठा। बतौर सरपंच उन्होंने इलाके की तस्वीर बदल कर रख दी। मैंने सर 30 साल नौकरी जो है वो आर्मी के अंदर की, मेरी यूनिट थी 15 जैकरिफ। तो मैं 2007 जनवरी के बीच में जब पेंशन आया तो इस गांव का मैं रहने वाला था, तो मेरे गांव में रोड भी नहीं थी और पानी का जो PHE जो स्कीम का पानी देता था वो पानी लोगों को पूरा नहीं होता था। समय के साथ जो है वो पानी की जरूरत बढ़ती गई, आबादी बढ़ती गई। तो मैंने ये एक आइडिया लगाया कि वो काम किया जाए जिससे इन लोगों को सड़क कनेक्टिविटी भी मिल जाए और पानी की जो है वो सबको जो है फैसिलिटी मिले। तो मैंने जो है ये बोरवेल का जो है एक ये सिस्टम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ मिल करके
उन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया। पानी से ये है कि पहले हमारे पानी की यहाँ बहुत तंगी थी, इसकी वजह से हमको पानी की बहुत नहीं मिल रहा था पानी। अभी ये बम्बी लगने से हमको पानी का बहुत फ़ायदा हो गया। गांव में पानी का बहुत तंगी थी, जिसकी वजह से हमको पुंछ से टैंक मंगवाना पड़ता था पानी का। पुंछ के बुरे हालात के बीच उम्मीद की फसल उगाना टेढ़ी खीर थी। सामने कई चैलेंजेस थे। सबसे बड़ी परेशानी पानी की कमी थी, लेकिन परेशानियों से लड़कर उनको शिकस्त देने का हुनर हमारे देश के फौजियों को बखूबी आता है। मोहम्मद सादिक ने दिन रात एक करके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की मदद से गांव में ट्यूबवेल लगवा दिया। इससे सबसे पहले यहाँ पीने के पानी की परेशानी दूर हो गई और अब सिंचाई के लिए भी जरूरत से ज्यादा पानी मुहैया है। पीने के पानी की बहुत किल्लत थी, क्योंकि पिछले 3-4 साल से जो वो रोड़ा है, सख्त बारिशें हैं, खुश्क साली पड़ गई, तो पानी का लेवल जो है वो तकरीबन 60 फीट डाउन हो गया। तो अब पिछले 4.5 साल से मैं कंटिन्यू अपने पूरे गांव को 70-80 घरों को जो है वो फ्री ऑफ कास्ट पानी दे रहा हूं। और माह रमज़ान के बीच में जो मेरे यहाँ से ऊपर 3-4 वाड़े हैं जिनमें पानी का कोई सोर्स नहीं था, उनको मैं हफ्ते में 2 या 3 दिन अपने टैंकर से जो है फ्री ऑफ कास्ट रमज़ान में पानी देता रहा हूँ। पानी से सर फ़ायदा ये है हमें कि यहाँ अभी इस साल जो है आपने देखा है कि कितना पानी का तंगी हुआ है, बहुत ज़बरदस्त। उसकी वजह से अगर ये पानी हमें यहाँ ना होता तो हमें बहुत बड़ी मुश्किल थी। कम्युनिटी वेल की मदद से इलाके के घरों में पीने के पानी की मुफ्त सप्लाई के इंतजामात किए गए। जहां लोग पीने के पानी को तरसते थे, अब वहां के लोग आसपास के इलाकों में भी पानी की सप्लाई करने लगे। यहां तक कि आर्मी को भी जरूरत पड़ने पर यहां से पानी की सप्लाई की जाती है। इसके अलावा जो भी यूनिट यहाँ आर्मी की यूनिटें रहती हैं, तो खुश्क साली की वजह से जो उनके जो पानी के सोर्सेज थे वो भी कम हो गए और उन्हें बहुत किसी चीज़ की किल्लत आई। तो 2, 4, 5 गाड़ियाँ, 6 गाड़ियाँ वो भी मेरे से डेली यहाँ से पानी की लेकर के जाते हैं कि जवानों को पानी की किल्लत थी। अब जब इलाके में पानी की परेशानी दूर हो गई तो बारी थी गांव में खुशहाली की। यहाँ के ज्यादातर लोग खेती करते हैं। खेती के नाम पर सिर्फ मक्के और गेहूं की ही खेती होती थी, लेकिन इतने से घर का खर्च चलाना तो दूर, पेट भर खाने का जुगाड़ भी मुश्किल था। लेकिन सरपंच मोहम्मद सादिक ने लोगों को सब्जी उगाने की सलाह दी। अब मेरी गुलपर की जो पंचायत है उसकी 5 वाड़े हैं, उसके बीच में 100 से 90% जो है वेजिटेबल ग्रोवर हैं और अच्छी खासी जो है वो सब्जी से पैसा कमाते हैं। 5-6 गाड़ियां डेली भर के वो यहाँ से सुरनकोट मंडी, लोरन, बफलियाज, पीर गली तक वो जो है हमारी यहाँ से सब्जी, खीरा, कद्दू, भिंडी, तोरी, करेला, ये हर चीज जो जा रहा है। मकामी लोगों की माने तो वो कभी सब्जी की पैदावार के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन अब हालात ये हैं कि सब्जी की पैदावार करके वो एक सीजन में तकरीबन 70 से 80 हजार की सब्जी बेच लेते हैं। पहले मक्की और गेहूं लगाते थे, वो उसकी ज्यादा पैदावार तो कुछ नहीं थी, ज्यादा 20 कनाल में 10 या 12 कनाल मक्की होती थी, मन मक्की और गेहूं इतना ही होता था। अब क्या कि यहाँ तो पानी भी बहुत बड़ी दिक्कत थी हमें। पहले सरपंच साहब यहाँ आए हमारे, जो जब फौज से रिटायरमेंट हुए तो इन्होंने आके हमें समझाया, बोला ये मक्की और गेहूं से कुछ नहीं मिलने वाला आपको, तो आप एक काम करो कि ज़्यादातर कोशिश करो सब्जी लगाने की। मालूम ही नहीं था कैसे सब्जी लगाना, क्या करना है। जब से साद साहब यहाँ आए, इन्होंने बताया ये सब्जी लगाओ, इसमें फ़ायदा ये, और ये खुद बताते हैं, खेतों में जाते हैं, पानी का तरीका बताते हैं, सब्जी का तरीका बताते हैं, दवाई का तरीका बताते हैं, सब काम बताते हैं। लोगों की आमदनी में इजाफा हुआ तो गांव की तस्वीर बदल गई। बिजली, पानी और रोड बन गए। एक वक्त ऐसा था जब लोग गांव छोड़ने के लिए तैयारी कर रहे थे, लेकिन आज इस गांव में खुशहाली है। रिटायर होने के बाद भी आर्मी ऑफिसर मोहम्मद सादिक ने जो कुछ कर दिया है, उस राह पर चलकर कई और गांव खुशहाल हो सकते हैं। जरूरत है तो बस जज्बे की। रमेश बाली की रिपोर्ट, जी मीडिया, पुंछ। और अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर के बालटाल और नुनवान पहलगाम आधार शिविरों से पीर को अकीदतमंदों का एक और जत्था पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना हो गया। पिछले महीने 28 जून से शुरू हुई 60 दिन तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा में अभी तक 15,000 अकीदतमंद पहुंच चुके हैं पवित्र अमरनाथ गुफा की
ज़ियारत करने के लिए। तो अमरनाथ यात्रा में जत्थे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर के बालटाल और नुनवान पहलगाम आधार शिविरों से भी पीर को अकीदतमंदों का एक और जत्था पवित्र गुफा के ज़ियारत के लिए रवाना हो गया। और पिछले महीने 28 जून से ये शुरू हुआ है सिलसिला, जो कि 60 दिन तक चलेगा। और अमरनाथ यात्रा में अभी तक 15,000 अकीदतमंद पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं। तो कश्मीर एक्सप्रेस में अभी इतना ही, लेकिन अब से थोड़ी देर बाद यानी 8 बजे आप देखेंगे हमारा खास प्रोग्राम ग्राउंड जीरो मेरे साथी खुर्शीद रब्बानी के साथ।